एवरीवन, आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं मॉर्टन का संदर्भ समूह का सिद्धांत। मॉर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत को जानने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि संदर्भ समूह क्या है। व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप? सामान्यतः एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बिठाता है या समीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है। एक व्यक्ति जिसके अनुसार अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। अब आइए जान लेते हैं संदर्भ समूह व्यवहार क्या है। अब तक आप लोगों ने जाना कि संदर्भ समूह क्या है। अब जानेंगे कि संदर्भ समूह व्यवहार क्या होता है। समूह विश्वव्यापी है। विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ समूह नहीं है। न केवल मनुष्यों में ही समूह पाए जाते हैं, अपितु छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे चींटी तथा मक्खियों तक में भी समूह के दर्शन होते हैं। मानव समाजों में तो कई प्रकार के समूह होते हैं और प्रत्येक प्रकार के समूह के व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार को लीजिए। परिवार, खेल साथी समूह आदि प्राथमिक समूहों के सदस्यों के व्यवहार में घनिष्ठता, आंतरिकता, सहयोग तथा सहानुभूति देखने को मिलती है, जबकि मिल, फैक्ट्री, कार्यालय आदि द्वितीयक समूहों के सदस्यों का व्यवहार दूर के रिश्ते की तरह होता है और उनका पारस्परिक संबंध अप्रत्यक्ष, अवैयक्तिक तथा औपचारिक होता है। इसी प्रकार भीड़ तथा श्रोतागण दोनों ही समूह हैं, पर इनमें से प्रत्येक समूह के सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। भीड़ का व्यवहार अनिश्चित व अनैतिक हो सकता है, पर श्रोतागण का व्यवहार साधारण तथा औपचारिक तथा संस्थागत ही होता है। भीड़ का व्यवहार अनिश्चित व अनैतिक हो सकता है, पर श्रोतागण का व्यवहार साधारण तथा औपचारिक तथा संस्थागत ही होता है। उसी प्रकार संदर्भ समूह के सदस्यों का व्यवहार भी एक निश्चित प्रतिमा, डिफिनिट पैटर्न को प्रस्तुत करता है। अब आइए जान लेते हैं संदर्भ समूह की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1942 में हाइमैन ने किया था। कहा जाता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इसका संबंध सदस्यों के मनोविज्ञान से होता है। इस मानसिक आधार को समझने के लिए हमें इस विषय की गहराई में जाना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो प्रकार के समूह का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है संदर्भ समूह। व्यक्ति जिस समूह का वास्तव में सदस्य होता है और जिस समूह को वह अपना समूह मानकर उसके प्रकार्यों में सक्रिय भाग लेता है, उसे तो सदस्यता समूह कहते हैं। परंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा भी देखा जाता है कि वह मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध ऐसे समूह से भी बनाए रखता है और उसके आदर्श, नियमों, मूल्यों आदि को अपने आचरण में सम्मिलित करता है, जिसका कि वह वास्तविक रूप से सदस्य नहीं है। ऐसे समूह को ही संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि मॉर्टन का संदर्भ समूह के सिद्धांत में मॉर्टन क्या कहते हैं। मॉर्टन तथा रोसी ने अमेरिकी सैनिकों के एक विस्तृत अध्ययन पर लिखित अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह की अवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया है। इस संबंध में उनका निष्कर्ष है कि एक व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अपना अंतः समूह अर्थात वह समूह हो सकता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य है और वह बाह्य समूह भी हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। प्रथम अवस्था में अंतः समूह या अपने ही समूह के सदस्य निर्देश तंत्र का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में बाह्य समूह या दूसरे समूह के सदस्य इस निर्देश तंत्र के लिए चुने जाते हैं। अतः मॉर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का सिद्धांत हमें यह बताता है कि व्यक्ति अंतः समूह या बाह्य समूह को किस प्रकार अपने व्यवहार का निर्देशक मानने लगता है और उस समूह से अपना संदर्भ स्थापित कर लेता है। अपने उपरोक्त अध्ययन के आधार पर संदर्भ समूह से संबंधित अपने विचारों या निष्कर्षों को मॉर्टन ने इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। पहला नंबर, अंतः समूह या सदस्यता समूह संदर्भ के रूप में, मेंबरशिप ग्रुप एज रेफरेंस ग्रुप।
यह देखा जाता है कि बहुधा एक व्यक्ति अपने ही समूह के उन दूसरे व्यक्ति के उपसमूह को अपना संदर्भ समूह मानने लगता है जिनकी की उपलब्धियां अधिक हैं। उदाहरण के लिए अपने ही समूह के उन सैनिकों को उसी समूह के अन्य सैनिक संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें की वीरता के पुरस्कार मिले हैं। अब दूसरा नंबर है गैर सदस्यता समूह, नॉन मेंबरशिप ग्रुप। मर्टन का मत है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल उसी समूह का सदस्य हो जिसका वह सदस्य है। वह समूह का भी सदस्य हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। मर्टन के अनुसार जिन समूहों के हम वास्तव में सदस्य नहीं होते और जिनके सदस्यों के साथ हम किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं करते, तो भी यदि समूह हमारे व्यवहारों, आदर्शों तथा मूल्यों को प्रभावित करते व अपने अनुरूप ढालते हैं, तो वह गैर सदस्यता समूह भी हमारे लिए संदर्भ समूह होगा। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा है संदर्भ व्यक्ति या समूह का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल आर ग्रुप। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा अपने संदर्भ के रूप में केवल समूह को ही नहीं अपितु व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। इन दोनों का चुनाव कैसे किया जाता है उसे मर्टन ने इस प्रकार से समझाया है। है संदर्भ व्यक्ति का चुनाव। आदर्श भूमिका के आधार पर संदर्भ व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को अपने किसी शिक्षक का पढ़ाने का ढंग व विद्यार्थियों के साथ व्यवहार का ढंग अच्छा लगता है, तो वह आगे चलकर शिक्षक को अपना संदर्भ व्यक्ति मान लेता है और शिक्षक के रूप में उसी के आदर्शों पर चलता है। नंबर संदर्भ समूह का चुनाव। सामाजिक जीवन में अपने को अधिक प्रतिष्ठित देखने की इच्छा से प्रेरित होता है। व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि वह सामाजिक संस्तरण में ऊपर की ओर जाए, इसीलिए वह सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से दूसरे समूह का चुनाव करता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। चौथा नंबर है दूसरे विशिष्ट, सिग्निफिकेंट अदर्स। मर्टन का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ दूसरे प्रतिष्ठित समझे जाने वाले लोगों की प्रतिभा होती है जिन्हें कि हम दूसरे विशिष्ट कह सकते हैं। ये लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, उनके मूल्यों, आदर्शों तथा आचरणों को ग्रहण करते हुए सामाजिक संस्तरण में उस उच्च समूह तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। पांचवा नंबर सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी। एक व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के रूप में ऐसे समूह को भी चुन सकता है जिसका कि प्रभाव व्यक्ति पर नकारात्मक हो। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने शिक्षक समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है तो वह सकारात्मक समूह होगा और उसका प्रभाव व्यक्ति पर अच्छा ही पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वह किसी अपराधी समूह को अपना संदर्भ समूह के रूप में चुनता है तो निश्चित ही ऐसे समूह का प्रभाव उस पर बुरा ही पड़ेगा। छठा नंबर है बहु संदर्भ समूह, मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। इसके अंतर्गत मर्टन ने दो प्रकार के संदर्भ समूहों का उल्लेख किया है और परस्पर विरोधी संदर्भ समूह। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में एकाधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह आ जाते हैं और उस अवस्था में उसके सामने यह समस्या होती है कि वह उनमें से किसको चुने अथवा किस समूह को अपना आदर्श माने। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुधा परिस्थिति की समानता से प्रभावित होता है और उस समूह को अपना संदर्भ समूह नहीं मानता है जो कि उसके लिए पूर्णतया अनजान और भिन्न परिस्थिति वाला होता है। वह देख लीजिए निरंतर संपर्क वाले संदर्भ समूह। मर्टन का निष्कर्ष यह है कि जिस आयु समूह अथवा वैवाहिक स्थिति या शैक्षिक स्तर वाले समूह के निरंतर संपर्क में व्यक्ति रहता है उसी के अनुसार उसकी मनोवृत्तियां ढलने लगती हैं और उसी को वह अपना संदर्भ समूह मान लेता है। सातवां है समनुरूपता और असमनुरूपता। मर्टन का कथन है कि संदर्भ समूह का अपना एक प्रकार्यात्मक महत्व यह है कि वह व्यक्ति को उसके साथ समनुरूपता स्थापित करने को प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति का व्यवहार, आदर्श व मूल्य उस समूह के मूल्य, आदर्श तथा आचरणों से भिन्न हो जाता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य है।
परंतु उसका ऐसा करना अर्थात संदर्भ समूह से समनुरूपता और अपने समूह से असमनुरूपता स्थापित करना उसी सीमा तक वांछनीय समझा जाएगा जहां तक वह सामाजिक व्यवस्था के लिए अप्रकार्यत्मक न हो। 8वां नंबर, संदर्भ समूह के चुनाव को प्रमाणित करने वाले तथ्य। हैज इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस ग्रुप। मॉर्टन ने उन तथ्यों की एक सूची प्रस्तुत की है जो कि संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर, समूहों की सदस्यता के लिए सामाजिक परिभाषाओं या नियमों का स्पष्ट अथवा अस्पष्ट होना। दूसरा नंबर, समूह के सदस्यों को लिप्त रहने की मात्रा। तीसरा नंबर, समूह के सदस्यता की वास्तविक अवधि। चौथा नंबर, समूह में सदस्यता की अपेक्षित अवधि। पांचवा नंबर, समूह के अस्तित्व की वास्तविक अवधि। छठा नंबर, समूह के अस्तित्व की अपेक्षित अवधि। सातवां नंबर, किसी समूह का या उसके निर्माणक अंगों का निरपेक्ष आकार। आठवां नंबर, किसी समूह का या उसके निर्माणक अंगों का सापेक्षिक आकार। 9वां नंबर, समूह की मुक्त अथवा बंद प्रकृति। 10वां नंबर, वास्तविक तथा महत्वपूर्ण सदस्यों का अनुपात। 11वां नंबर, सामाजिक विभेदीकरण की मात्रा। 12वां नंबर, संस्तरण की आकृति तथा ऊंचाई। 13 नंबर, सामाजिक एकता के प्रकार तथा मात्रा। 14वां नंबर, समूह की एकता। 15वां नंबर, समूह के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया की सीमा। 16 नंबर, समूह में सामाजिक संबंधों की प्रकृति। 17वां नंबर, समूह के आदर्श नियमों के प्रति अपेक्षित समरूपता की सीमा। पथ नष्ट व्यवहारों के प्रति सहनशीलता। 18 नंबर, आदर्शात्मक नियंत्रणों की व्यवस्था। 19 नंबर, समूह में भूमिकाओं का मूल्यांकन किए जाने की मात्रा। 20वां नंबर, समूह की पारिस्थितिक संरचना। 21 नंबर, समूह की स्वायत्तता या निर्भरता की मात्रा। 22 नंबर, समूह के स्थायित्व की मात्रा। 23वां नंबर, समूह के संरचनात्मक संदर्भ के स्थायित्व की मात्रा। 24 नंबर, समूह का स्थायित्व स्थापित करने के तरीके। 25वां नंबर, समूह की सापेक्षिक सामाजिक व्यवस्था। 26 नंबर, समूह की सापेक्षिक शक्ति। 9वां नंबर आता है संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रेफरेंस। मॉर्टन ने संदर्भ समूह के कुछ निश्चित प्रकार्यों का उल्लेख किया है। संदर्भ समूह व्यक्ति को उसके उस समूह के साथ समरूपता स्थापित करने की प्रेरणा देता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के मूल्यों, आदर्शों तथा आचरणों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व में न केवल अनेक नए मूल्य, आदर्श, व्यवहार, प्रतिमान, विचार, प्रतिभाएं आदि सम्मिलित हो जाते हैं, अपितु यह संभावना भी रहती है कि उसकी सामाजिक स्थिति भी ऊंची उठ जाए। इस प्रकार मॉर्टन के अनुसार व्यक्ति का प्रत्याशित समाजीकरण की दिशा में संदर्भ समूह का प्रकार उल्लेखनीय है। मॉर्टन ने हमारा ध्यान इस सत्य की ओर आकर्षित किया है कि जिस अनुपात में एक व्यक्ति दूसरे समूह यानी संदर्भ समूह के मूल्यों, आदर्शों व आचरणों के साथ अपनी समरूपता स्थापित करता है, उसी अनुपात में वह अपने समूह के मूल्यों तथा आचरणों से दूर हो जाता है। ऐसा विशेषकर उस अवस्था में होता है जबकि उसका अपना समूह पुनः उसे अपने सदस्य के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देता है।